ऐसे में देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने मेन प्राइमरी आइडियोलॉजी से हट रही है, नहीं हट रही, बट अब वो जो वोटर जैसा सोचती है, पार्टी को भी वैसा सोचना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा 2024 में हुआ है। और अगर आप 2024 का भी इलेक्शन देखें, उड़ीसा की अगर वो 20 सीटें ना आती तो इलेक्शन बहुत अलग हो सकता था, सरकार बहुत अलग हो सकती थी। तो बहुत एक नैरो मार्जिन था जो सरकार बनने का भी था। तो भाजपा दोबारा ऐसा रिस्क यूपी में तो बिल्कुल नहीं चाहेगी। तो सारे जाति समीकरण बिठाए जाएंगे। शायद हाँ, इतना जोर से उसके बारे में बात नहीं की जाए, थोड़ा सटल होकर उसके बारे में बात की जाए, वो अलग बात है। पर अगर मैं अब कहूं कि भाजपा बिल्कुल जाति के बारे में बिना सोचे इलेक्शन लड़ेगी, ऐसा तो नहीं। नहीं, हर्षवर्धन जी भी ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि जातियों की नाराजगी दूर नहीं करनी होगी, बिल्कुल करनी होगी, उनको साधना भी होगा। हाँ। लेकिन हिंदुत्व का जो पूरा का मंत्र है वो बीजेपी को सबसे आगे लेकर, उस चेहरे को सबसे आगे लेकर ही चलना होगा। अनंत जी, कोर्स करेक्शन तो यहाँ पर अगर बीजेपी कर रही है तो अखिलेश भी कर रहे हैं, बंगाल से सबक लेते हुए दिख रहे हैं, महाराणा प्रताप की जयंती पर 2-2 छुट्टी की बात कर रहे हैं। थोड़ा मुस्लिम अपीसमेंट भी उनके जुबान से थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस ने सबक लिया ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन अखिलेश ने ले लिया है। विनाथ जी, अखिलेश जी ने महाराणा प्रताप की जयंती पर 2 दिन छुट्टी की घोषणा इस कारण से की है कि उनकी छुट्टी को लेकर भ्रम है कि वो 9 को है कि 8 को है। इस लिहाज से उन्होंने इस बात की घोषणा की है, मुझे लगता है। दूसरी बात, आपने अभी थोड़ी देर पहले उनके ट्वीट की चर्चा की थी जब हमारा ऑडियो खराब हो गया था विनाथ जी। तो दरअसल अखिलेश यादव जी आजकल आभासी राजनीति बहुत करने लगे हैं। उनको जो वर्चुअल पॉलिटिक्स है उसमें आनंद आ रहा है, लाइक्स, डिसलाइक्स, कमेंट, रीट्वीट, रीपोस्ट। तो मुझे लगता है कि रीट्वीट, रीपोस्ट की जो आभासी पॉलिटिक्स है ना, उससे ज्यादा जमीन पर उतरकर पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता है। ये 2024 एक फ्लूक था, मैं उसको एक फ्लूक मानता हूं। और जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा, भाजपा की संगठनात्मक कमजोरी और अंतःकलह ने भाजपा को ज्यादा हराया। वो उनको निगेटिव वोटिंग थी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोर्स करेक्शन कर लिया। और अब आप देखिएगा कि अगले 2-3 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उनकी टीम की भी घोषणा हो जाएगी। वो टीम भी लगभग तैयार है, 45 से 53 लोग की टीम 2-3 दिनों में घोषित हो जाएगी। रुचि जी बेहतर बता पाएंगे हम लोगों से, लेकिन मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से ये 2-3 दिनों में संगठनात्मक चूल्हे भी कस दी जाएंगी। और जो पिछली बार गलतियां हुई थी, उन गलतियों से योगी जी भी विज्ञ हैं और केंद्रीय नेतृत्व भी विज्ञ है। तो उस गलती को इस बार दोहराने नहीं दिया जाएगा, या उस गलती को इस बार होने नहीं दिया जाएगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोर्स करेक्शन में और अपनी गलतियों से सबक सीखने में मास्टर है, उस्ताद है। उस्ताद क्या, इसको थोड़ा सकारात्मक तरीके से कहना चाहिए कि गलतियों से सबक लेके और अपनी चूल्हे कस लेती हैं। तो उत्तर प्रदेश उनके लिए बहुत बड़ा एक बैटल ग्राउंड है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पर ही 2029 के लोकसभा चुनाव पूरी तरह से निर्भर करता है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में 3 बार में रिकॉर्ड की स्थापना होगी, उसी तरह अगर 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री फिर से बनते हैं, जिसके पूरे आसार हैं, तो मुझे लगता है कि नेहरू जी का जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा। और अब वो टूटता हुआ नजर भी आ रहा है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संजीदगी से काम कर रही है। और जो हर्षवर्धन जी अभी लखनऊ और दिल्ली की बात कर रहे थे, मुझे लगता है लखनऊ और दिल्ली को दोनों एक ही धरातल पर आकर इस चुनाव को लड़ेंगे। अगर नहीं लड़ेंगे तो नुकसान पार्टी का होगा। बिल्कुल। और अनंत जी, बीजेपी के बारे में कहा भी जाता है कि ठीक है, अपनी इंटरनल कुछ आपके रिफ्ट हो सकते हैं, कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा परिवार होता है, सबके अपने मतभेद भी हो सकते हैं, नाराजगी भी हो सकती है। लेकिन जब चुनाव की लड़ाई की बात आती है तो सीधे सीधे सभी लोग एकजुट हो जाते हैं कि भाई ठीक है, आपकी अपनी नाराजगी होगी, फिर चाहे वो बूथ लेवल के कार्यकर्ता की हो या बड़े नेता की हो, कि भाई अल्टीमेट गोल है चुनाव जीतना, पहले उसके लिए काम कीजिए, नाराजगी बाद में दूर की जाएगी। तो वो भी शायद रिफ्ट अब धीरे धीरे खत्म होंगे। सज्जन कुमार जी, कोर्स करेक्शन बीजेपी ने तो करा है, उन्हें समझ में आ गया था पीडीए ने जो नुकसान पहुंचाया, लगातार अपने मंत्रिमंडल के विस्तार हो या संगठन में जो चेहरों को जगह दी जानी हो, पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना हो, या फिर आगे जो उनकी टीम होगी उसमें रिप्रेजेंटेशन जो होगा, वो आयोग के गठन में भी, हर जगह वो पूरा जातिगत समीकरणों का ख्याल रख रहे हैं, और आज के इस कैबिनेट विस्तार में भी। पर ऐसा नहीं है कि अखिलेश कोर्स करेक्शन नहीं करेंगे। भाई अखिलेश भी तो बंगाल की जीत से कुछ सीखेंगे ना। नहीं, ऑलरेडी उन्होंने, देखिए, अगर सफलता मिलनी ना मिलनी अलग बात है, लेकिन विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो माता प्रसाद पांडे हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो श्यामलाल पाल हैं,
पाल समाज से हैं, पिछड़े वर्ग से हैं। तो ये एक परिपाटी उन्होंने की है कि जो मुस्लिम यादव सेंट्रिक एक इमेज बन गई थी उसको तोड़ के आप रिप्रेजेंटेशन दे। 22 में आप देखिए आंशिक सफलता मिली थी बीजेपी की, अपनी सीटें 312 से घट के 257, 258, 258, ये तकरीबन 50-60 सीटों का घाटा हुआ था। 24 में भी उसका एक परिणाम मिला। सबसे बड़ी अखिलेश की उम्मीद जो है और बीजेपी की चिंता और जो हम सब जिसको देख पा रहे हैं वो है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक तो कन्वेंशनल वार होगा बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी, कहीं बीजेपी के अंदर वो गुरिल्ला वार ना हो जाए, जिसकी खबर 2022 के पहले तो आ रही थी लेकिन अंत में वो संभल गया चुनाव के पहले, जब प्रधानमंत्री मोदी का एक तस्वीर जो योगी जी के पीठ पे हाथ रख के जा रहे हैं उसने बांध दिया था। तो वो बीजेपी की एक संगठनात्मक और रणनीतिक कौशल को दिखाता है कि चुनाव से पहले आईसीयू मोड में कैसे वो मैनेज कर लेते हैं। 24 में वो नहीं हो पाया। सवाल ये है कि 2027 में अगर वैसा कुछ भी हुआ और मान लीजिए वैसा परसेप्शन अगर ग्राउंड पे गया, तो यहां पे बात हिंदुत्व बनाम जाति की नहीं है। हिंदुत्व का नैरेटिव तभी काम करेगा जब जातीय फॉल्ट लाइन को आप एक समावेशी तरीके से बांध लेंगे। कहीं से भी ये मैसेज जाता है और उसमें बहुत बार अंदर खाने से ही इस तरह की नैरेटिव चलनी शुरू हो जाती है कि ये वाद बहुत बढ़ गया है, अगर उस समय यादववाद था तभी फलावाद है। इस तरह की नैरेटिव केवल समाजवादी पार्टी या बाकी लोग नहीं, बीजेपी के खाने में भी जो एक फैक्शनल फाइट दिख रहा है उसको मैनेज करना, उसको टैकल करना काफी जरूरी है। उसी को ध्यान में रखते हुए उन सारी संभावनाओं को नकारने के लिए अभी का जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, अलग अलग क्षेत्रों को, अलग अलग जाति को, पीडीओ, क्योंकि इससे अपोजिशन जिस तरीके से फायदा मान लीजिए रिमोटली भी ले सकता है, हम वो जगह ही क्यों छोड़े, उसको घेर ले। तो उस लिहाज से अखिलेश ने भी निश्चित तौर पर एक सबक लिया है। अलग अलग विविध जातियों को उन्होंने रीच आउट करने की कोशिश की है, चेहरे भी उन्होंने डाइवर्सिफाई किए। सवाल यह है कि क्या ब्राह्मण अखिलेश यादव पे और समाजवादी पार्टी पे भरोसा करेंगे, ये असली बात है। लेकिन जहां तक रीच आउट करने की बात है, अखिलेश ने 2022 से ये एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है कि पार्टी की इमेज मुस्लिम यादव के बियॉन्ड जाए। बिल्कुल, बंगाल के चुनाव के बाद तो वो सीधे संकट मोचक हनुमान जी की शरण में भी आ गए थे। बड़ा मंगल के दिन उन्होंने सीधे सीधे पूरा हनुमान चालीसा जो है उसमें से बाकायदा पंक्तियां पोस्ट भी की थी, फिर डिंपल का भी पोस्ट आया था। हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, देखिए अभी सज्जन जी कह रहे थे तो मेरे ध्यान में पिनाज आया और पिछले कुछ समय से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। क्या अखिलेश यादव की, मतलब उसको यूं कहें तो लालू जी और मुलायम जी की जो राजनीति जो अब तेजस्वी जी और अखिलेश जी कर रहे हैं, क्या इस राजनीति ने यादवों को एक तरह का अछूत बना दिया है क्या? ये इस पर शायद अभी पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन उस तरह से नहीं चल रही है, लेकिन क्या ऐसी स्थिति आ गई है कि यादवों को, चूंकि अखिलेश यादव की पूरी तरह से लॉयल माने जाते हैं, तो जैसे मुसलमान है क्या वैसे यादव देखा जाने लगा है क्या? भारतीय जनता पार्टी जो सभी को साथ लेकर चलती है, सबको प्रतिनिधित्व भी देती है, ब्राह्मण सबसे ज्यादा है, उनका वोट बैंक भी उनको देगी, ब्राह्मण या पूरे सवर्ण को कहें तो